हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, किस रूप में जो विधेयक है वो कानून के रूप में बनते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून निर्माण का है। कानून निर्माण के सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के सामने आने चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विधेयक होते कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः विधेयकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक साधारण विधेयक और दूसरा वित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, जबकि धन विधेयक जो होते हैं वो वित्तीय लेन देन या आय व्यय के ब्यौरे से संबंधित होते हैं। इसके पश्चात विधेयकों के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं सरकारी विधेयक और दूसरे होते हैं गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक उन्हें कहते हैं जो कि मंत्रि परिषद के किसी सदस्य के द्वारा सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं, उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सांसदों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें गैर सरकारी या निजी विधेयक कहते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसके संबंध में संविधान में प्रावधान किया गया है कि साधारणतः आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक में सामान्यतः उन सब प्रस्तावों को रखा जाता है जिनका कि किसी कर का आरोपण करने, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन डालने से संबंधित कोई विधेयक होता है तो उसको हम धन विधेयक श्रेणी में रखते हैं। एक सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि किसी भी तरह के आय से संबंधित या धन से संबंधित जो विधेयक है वो धन विधेयक है, ऐसा नहीं है। कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाता कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के आरोपों या अन्य तरह की फीस या जुर्मानों के रूप में काम में आ रहा है। यदि इस संबंध में किसी भी तरह कोई विवाद उत्पन्न हो जाए कि किसी विधेयक को हम सामान्य विधेयक की श्रेणी में रखें या धन विधेयक की श्रेणी में रखें, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस संबंध में निर्णय लेने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से आप इस चीज को याद रखिएगा कि धन विधेयक के रूप में अंतिम निर्णय जो लिया जाता है या निर्णायक जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। इस सब तरह का अंतर भी क्यों पैदा होता है? क्योंकि धन विधेयक और सामान्य विधेयकों के पारित होने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी भिन्न है कि साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तावित करते हैं? राज्यसभा में ही प्रस्तावित करते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। किसी भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन से आशय कह सकते हैं कि 3 स्तर से किसी भी विधेयक को गुजरना होता है। उनमें सबसे पहला होता है विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव, जिसके पास होने पर विधेयक पेश किया जाता है अथवा विधेयक का पेश किया जाना जो होता है वो क्या कहलाता है? उसका प्रथम वाचन कहलाता है। यानी जब विधेयक के पास हो जाता है और उसको गजट में जब प्रकाशित कर दिया जाता है तो वो उस विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। यानी जब विधेयक प्रस्तावित हो जाता है या उसको पेश कर दिया जाता है तो उसका प्रथम वाचन पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय स्तर पर इस बारे में चर्चा की जाती है कि विधेयक के जो प्रस्ताव है वो सही है, गलत है। जो भी निर्णय संसद की कार्यवाही के दौरान लिया जाता है उसके पक्ष में भी विधेयक में के पक्ष में भी कुछ सांसद होते हैं, कुछ उसके विरोध में होते हैं। तो जो पक्ष में होते हैं उनका क्या तर्क होता है, जो उसके विरोध में होते हैं उनका क्या तर्क होता है, इस संबंध में पूरी बहस जो है वो सदन की कार्यवाही में
की जाती है। इसके पश्चात इसका तीसरा वाचन आता है और तीसरा वाचन में इस सब प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि विधेयकों को क्यों पास किया जाए या नहीं किया जाए, यानी विधेयक के भविष्य का निर्णय जो लिया जाता है वो तीसरे वाचन की प्रक्रिया में लिया जाता है। विस्तार से हम भारत की संसद के द्वारा किसी भी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो द्वितीय वाचन के पश्चात अगर उस विधेयक के बारे में निर्णय लिया जाना है तो सदन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। तो विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है। समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव में ही निश्चित कर दिए जाते हैं और इस समिति में बिल का प्रस्तावक आवश्यक होता है, यानी जिसके द्वारा ये बिल पेश किया जाता है। द्वितीय वाचन के पश्चात जब बिल के भविष्य पर निर्णय लिया जाना है तो उसको किसी समिति को जब सौंपा जाता है तो वो प्रस्तावक उस समिति का सदस्य होना आवश्यक है। ये जो समिति होती है वो विधेयक के प्रत्येक स्तर पर उसकी सूक्ष्म रूप से जानकारी लेती है, पूरी तरह से उसके बारे में चर्चा की जाती है, निर्णय किया जाता है, उसमें जो कमी होती है उनमें संशोधन करती है। इस तरह की चीजों पर जो विचार है वो समिति स्तर पर किया जाता है। अगला इसका आता है प्रतिवेदन स्तर। प्रतिवेदन जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट तैयार करना। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उससे तथा संशोधित विधेयक को छाप दिया जाता है और इसकी प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को दे दी जाती है। प्रतिवेदन स्तर के पश्चात इसका आता है तृतीय वाचन। यह विधेयक की एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर बहस होती है और भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन रखे जा सकते हैं। इसके बाद सारे विधेयक पर मतदान होता है और इस अवस्था में विधेयक प्राय अस्वीकार नहीं किया जाता है और दूसरे सदन में सामान्यतः इसके पश्चात जो विधेयक है वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी सामान्यतः विधेयक के संबंध में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। दूसरा सदन अगर विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसमें कोई संशोधन कर दे जो कि प्रथम सदन को स्वीकार्य नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के भविष्य पर निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात अंतिम रूप में जब दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो विधेयक भेजा जाता है। या तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देता है अथवा वह अपने संदेश सहित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज भी देता है। किंतु यदि संसद पुनः उस विधेयक को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति देने पर वह विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी भारत के में किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन किया जाता है और हर स्तर पर इतनी बारीकी से विचार विमर्श के पश्चात उस विधेयक को पारित किया जाता है ताकि उस विधेयक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए।